Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो हमने ये डी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन लिया है ना, ये आपका 11th 12th और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने इस वीडियो में इन सब का सॉल्यूशन बताएंगे। अभी यहाँ पर आपको 3 ही दिखाई दे रहे हैं, अभी हम और लेंगे, ठीक है। तो इसमें इनका सब हम सॉल्यूशन बताएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो अब जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसी को आपका क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद कराया विथ एटॉमिक नंबर। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा पीसीएम वाला, वहां पर आपको ये सब वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल। अब जो एल्कली और एल्कालाइन अर्थ मेटल होते हैं, ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये आपका ये कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। किससे? एल्कली से एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल से। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका पहला आपका जो रीजन होगा वो होगा इनकी स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से, स्मॉल साइज कंपेयर टू एल्कली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है। आपका फर्स्ट जो इसका होगा, ये आपका यहां से मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब जो आपका स्मॉल ये ट्रांजिशन मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं एल्कली और एल्कालाइन अर्थ मेटल से, इसका फर्स्ट रीजन क्या है आपका, स्मॉल साइज कंपेयर टू एल्कली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल। इनकी जो साइज होती है ये एल्कली और एल्कालाइन अर्थ मेटल से छोटी होती है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, अगर देखिए भाई, साइज आपकी अगर छोटी होगी तो साइज अगर आपकी मान लीजिए इतनी छोटी है, यहाँ से इसको हम थोड़ा सही से दिखाते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये मान लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट की साइज हो गई, ठीक है। तो अगर साइज छोटी होगी तो यहाँ से आपका जो ये है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो डिस्टेंस होगी ये भी कम होगी। अब डिस्टेंस कम होगी तो न्यूक्लियर चार्ज, भाई साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा उसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल ही नहीं पाएगा, कैटायन बन ही नहीं पाएगा, तो रिएक्टिव कैसे होगा। फर्स्ट कारण समझ में आ गया ना कि आपका जो ये साइज छोटी होगी, अब ये साइज छोटी होगी तो इसलिए वहां से इस पे न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा। साइज छोटी है इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल ही नहीं पाएगा, रिमूव ही नहीं हो पाएगा, कैटायन उतनी जल्दी बन ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा कारण क्या है आपका, यहां से दूसरा रीजन आपका यहां से देते हैं हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा आपका कारण क्या है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों भाई, साइज स्मॉल होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ा होगा, अच्छे से जब पकड़ा होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ से एनर्जी देते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं भाई, इतना ज़्यादा उसका क्या न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पर,
तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये दूसरा आपका रीजन हो गया जो कि लेस रिएक्टिव होता है एल्कली और एल्कालाइन अर्थ मेटल से। इसलिए जो ये ट्रांजिशन मेटल होता है इन दो कारणों की वजह से, इन दो रीजन की वजह से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है एल्कली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल से। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा, Cu2+ ब्रैकेट में 3d9 इज मोर स्टेबल देन Cu + 3d10। अब यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन में आ गया कि हुई चीज, मतलब कि यहाँ से आ गया कि Cu2+ और Cu+ में कौन सबसे ज़्यादा आपका क्या है, स्टेबल है। तो आप और ऐसे दे दिया गया ब्रैकेट में, एक जगह 3d9 लिख दिया गया, 3d10 लिख दिया गया। अब आप लोगों को पढ़े होंगे कि भाई यहाँ पर जो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो आपने तुरंत यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये मतलब कि हाफ फील्ड नहीं है ना कि फुल फील्ड है, तो यहाँ पर इसको आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ से Cu+ 3d10 वाले पे लगा दिया। लेकिन पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये नहीं होगी, यहाँ पर और भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए जो Cu2+ होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तब Cu2+ बना होगा। अब इलेक्ट्रॉन निकले हैं लेकिन पर न्यूक्लियस पर चार्ज उतना ही है, तो ये और क्या करेगा, साइज को छोटी कर लेगा। साइज भाई कि चार्ज आपका बहुत ज़्यादा हो गया, चार्ज जब ज़्यादा हो गया तो उसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ऐसे अंदर खींच लेगा, ऑर्बिटल ऐसे खींच लेगा अंदर की तरफ, ऑर्बिटल को ऐसे अंदर की तरफ खींच लेगा, तो साइज क्या हो जाएगी उसकी, छोटी हो जाएगी। साइज छोटी हो जाएगी, तो साइज छोटी हो गई, तो इसका पहला कारण जो है ये Cu2+ इज मोर स्टेबल होता है Cu+ से। तो इसका फर्स्ट रीजन है, इसकी जो होती है स्मॉल साइज होती है। क्या होती है, स्मॉल साइज होती है। दूसरा क्या होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इस पे कम होगा, तो हाई न्यूक्लियर चार्ज हो गया। ठीक है, अब जब हाई न्यूक्लियर चार्ज हो गया तो इसकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, ना कि यहाँ पर आपका वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप लोग इसे मार के चले आए जल्दी से कि Cu+ क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। Cu2+ रिएक्टिव होता है, Cu2+ स्टेबल होता है Cu+ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, स्मॉल साइज की वजह से हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी लैटिस एनर्जी होगी, क्या होगी, लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसकी स्मॉल साइज होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी आपकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। हाइड्रेशन एनर्जी भी आपकी ज़्यादा हो गई। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है ये Cu2+ मोर स्टेबल हो जाएगा Cu+ से। जबकि यहाँ पर वो वाला आपका जो आपने एक्सेप्ट किया था कि नहीं भाई यहाँ पर तो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d10 वाला चल रहा है, तो Cu+ ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर वो वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी क्या करेंगी, डोमिनेट करेंगी। इस भाई और भी प्रॉपर्टी तो होती हैं, तो ये सब प्रॉपर्टी आके इसको मतलब कि ये जो Cu2+ है ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे कन्फ्यूज करने के लिए दिया था 3d9 और 3d10। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, स्मॉल साइज होगी। स्मॉल साइज होने की वजह से हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा। हाई न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, और स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए Cu2+ इज मोर स्टेबल हो जाएगा Cu+ से, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो न्यूक्लियर चार्ज, तो भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज और भी क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। आपका जो होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अपनी साइज को क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा। अब Cu+ से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है तो क्या करेगा, अब जितना भी खींचे थोड़ा ही खींच पाएगा। ठीक है, तो उसकी साइज इससे तो बड़ी ही रहेगी। Cu2+ से Cu+ की साइज क्या होगी, बड़ी ही रहेगी। तो इसलिए क्या होता है, Cu+ इज मोर स्टेबल होता है Cu+ से। दूसरा आता है ट्रांजिशन मेटल आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन S ब्लॉक एलिमेंट। अब क्या होता है, जो आपका यहाँ पर बताया
गया कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो अभी हमने आपको पहले बताया एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, एल्कली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका जो होगा यहाँ पर भी आपका वही रीजन होगा। पहला रीजन क्या होगा, स्मॉल साइज की वजह से। स्मॉल साइज में मैंने आपको समझाया था कि अगर स्मॉल साइज होगा तो यहाँ से देखिए ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी कम होगी सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की इनकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसे ऐसे पकड़े रहेगा, तो यहाँ से इसे निकलने नहीं देगा। तो अब जब निकलेगा नहीं तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तभी तो उस पर पॉजिटिव आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा, तो निकलता है लेकिन पर स्मॉल साइज होता है। दूसरा क्या होता है भाई, अब जब उसको पकड़े है एकदम ऐसे जकड़ लिया है, ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऐसे जकड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो छोड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दो एनर्जी देते रहो, तो उसकी क्या होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्या होती है सॉरी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसलिए क्या होते हैं ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट से। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, दिस रीजन, यहाँ से ऐसे लिख दीजिएगा, दिस रीजन ट्रांजिशन मेटल metals are less electropositive than S ब्लॉक एलिमेंट। क्या होते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है Sc3+ इज मोर स्टेबल देन Sc2+। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो स्कैंडियम 3+ होता है वो मोर स्टेबल होता है स्कैंडियम 2+ से, ऐसा क्यों। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपका जो Sc3+ है ये कब बना होगा, यहाँ पर स्कैंडियम का आपका जो होगा एटॉमिक नंबर 21 होता है। यहाँ से हम करते हैं तो Ar आर्गन 18 हो गया इसमें, और आपका ये हो गया 3d1 4s2, आपका 21 हो गया कि नहीं, देखिए 18 119 और सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 2 21 हो गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए स्कैंडियम 3+ कब बनेगा, स्कैंडियम 3+ आपका तब बनेगा जब आप यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो यहाँ से स्कैंडियम 3+ बनेगा, देखिए यहाँ से हम ऐसे लिखते हैं 3+, तो यहाँ से Ar और आपका ये हो गया, बस Ar हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से, 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकल गया। और स्कैंडियम 2+ कब बनेगा आप बताइए, स्कैंडियम 2+ जब बनेगा जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, स्कैंडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2+ बनेगा, तो 1 हो गया। अब देखिए अब आपका यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, 3 इलेक्ट्रॉन निकला है तो न्यूक्लियर चार्ज और भी ज़्यादा हाई हो गया। अब देखिए यहाँ से स्कैंडियम 3+ है, तो इसमें से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तब ये 3+ बना होगा। अब ये 3+ बना होगा तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा हाई हो गया। हाई होने की वजह से इसकी साइज क्या होगी भाई, जो न्यूक्लियस होगा ये ऑर्बिटल को ऐसे अंदर घसीट लेगा थोड़ा ऐसे, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। साइज छोटी होने की वजह से क्या होगा, इस पे हाई न्यूक्लियर चार्ज हो गया, साइज छोटी हो गई, आपका लाइटिस एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, सब चीज़ इसकी ज़्यादा हो गई। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये मोर स्टेबल हो जाएगा। अब स्कैंडियम 2+, इसमें भाई स्कैंडियम 2+, इसमें जो आपका है इसकी जो साइज होगी वो हमेशा बड़ी होगी स्कैंडियम 3+ से, क्योंकि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसकी साइज भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसकी वजह से ये कम स्टेबल होगा देन इसके तुलना में, किसकी तुलना में, आपका स्कैंडियम 3+ की तुलना में आपका क्या होगा, ये आपका कम स्टेबल होगा। ये कारण है होगा
क्या हो गया, स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, चार्ज, हाई लैटिस एनर्जी, एंड हाइड्रेशन एनर्जी. This region scandium 3+ is more stable than scandium 2+. इसकी वजह से क्या होगा, ये स्कैंडियम 3+ आपका मोर स्टेबल होगा स्कैंडियम 2+ की वजह, मतलब कि स्कैंडियम 2+ की तुलना में, ठीक है. इसके कंपेयर में बता रहा हूं कि भाई स्कैंडियम 3+ आपका मोर स्टेबल होगा स्कैंडियम 2+ की कंपेयर में, ठीक है. हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. यहाँ पर बोला गया है Zn फॉर्म्स ओनली Zn2+ एंड नॉट Zn3+. वाई हमसे पूछा गया है जो Zn होता है आपका, ये Zn2+ ही क्यों बनाता है, 3+ क्यों नहीं बनाता. तो यहाँ पर देखिए Zn का आपका जो जिंक होता है इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है. अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Ar आर्गन 18 हो गए, आर्गन का 18 हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए. फिर उसके बाद 3d10 4s2. अब Zn2+ कब बनेगा, Zn2+ आपका तब बनेगा जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर वाले आपके ऑर्बिटल से निकल जाते हैं, तो यहाँ से बाहर वाले ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d10 बन गया. अब देखिए Zn3+ बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे. अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल नहीं सकता. क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, और हाई एनर्जी दे देंगे तो इसका जो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगा. इसी वजह से क्या होता है यहाँ पर, इसमें जो आपका ये है ना, यहाँ पर एबनॉर्मल ज़्यादा हाई मतलब की एनर्जी लगेगी, और हाई एनर्जी लगेगी. अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो इसका क्या होगा, आपका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये गड़बड़ हो जाएगा. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3d10 फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर ये आपका गड़बड़ हो जाएगा. अब ये गड़बड़ हो जाएगा तो यहाँ से इसलिए क्या करते हैं, Zn3+ नहीं बनाता. अपना ये थोड़ी गड़बड़ करेगा, डिस्टर्ब थोड़ी करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. हर एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है. क्या रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है. अब कोई अनस्टेबल थोड़ी बनेगा. अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा के एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 3d9 हो जाए. तो भाई एलिमेंट क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना, मतलब कि स्टेबल रहना चाहते हैं, स्टेबल, हमेशा अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस कराना चाहते हैं. तो यहाँ पर देखिए Zn2 इलेक्ट्रॉन निकाल के रिलैक्स हो चुका है. अब यहाँ पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बेचारे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, Zn2+ बनाता है, ना कि 3+ बनाता है, क्योंकि इसका स्टेबल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए. ठीक है, ये रीजन समझ में आ गया. ये आपका समझ में आ गया होगा कि Zn2+ आपका क्या होता है, स्टेबल होता है. Zn3+ मतलब कि ये जो होता है ये Zn2+ बनाता है, ना कि 3+ बनाता है. तो अगर आप लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग पहले से दोनों को नोट कर लीजिए. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तीसरे में आते हैं. तीसरे में क्या होगा, अब यहाँ पर व्हिच आयन शुड एग्जिबिट ए हायर मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है, अब इनमें से हमें बताना है कौन से आयन जो होंगे वो हाई आपके मैग्नेटिक बिहेवियर रखेंगे. ठीक है, हाई मैग्नेटिक मूवमेंट या बिहेवियर कुछ भी बोल सकते हैं. तो कौन से ऐसे आयन होंगे जो आपके मैग्नेटिक मूवमेंट रखे. अब मैग्नेटिक मूवमेंट होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अनपेयर्ड, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से हम लिख देते हैं, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे 4 टाइम्स बनाएंगे, और तो उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. क्या होगा, मैग्नेटिक
मूवमेंट होगा। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ से इसको हम उठा लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। अब यहाँ से हम इसका करते हैं तो AR 18 हो गया, 18। अब यहाँ पर 4s2 3d5 इतने हो गए। अब यहाँ पर देखिए Mn2+ बनाना है, Mn2+ बनाना है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ से AR और ये 3d5 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब डी में 5 ऑर्बिटल, यहाँ से 1 2 5 सबसे लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करेंगे, अब वैनेडियम का क्या होता है, 23 होता है, ठीक है। अब वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चल रहे हैं, यहाँ से AR 18 हो गए, फिर उसके बाद 4s2 आपके 20 और 3d3 23 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये भाई, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी ये क्या बनेगा, 2+ में बनेगा, वैनेडियम 2+ बनेगा। तो यहाँ से AR और 3d3 हो गए। यहाँ पर देखते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, मैग्नीज में है। तो मैग्नीज आपका क्या होगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो व्हिच आयन एग्जिबिट अ हायर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किस में होगा, मैग्नीज Mn2+ में होगा, Mn2+ में होगा, क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सॉरी, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। V2+ में क्या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये आपका Mn2+ ज़्यादा मैग्नेटिक होगा और V2+ कम मैग्नेटिक होगा, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और भी क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि भाई आपका जो Mn2+ है और V2+ है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट रखेगा। तो हमें पता लगा था कि Mn2+ जो होता है उसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट रखेगा, V2+ में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो मैग्नेटिक मूवमेंट रखेगा, लेकिन Mn2+ से कम रखेगा। अब यहाँ पर हमें वही मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है कि उसमें कितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है, उसमें कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहां से हम लिखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर क्या होता है, √n+2 BM का मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर जो n है ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, यहाँ से थोड़ा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा बोला गया है, क्वेश्चन में कैलकुलेट द बोहर मैग्नेट्रॉन द एक्सेप्टेड मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर फॉलोइंग आयन Fe3+, Ni2+, Cu+, ठीक है। इतने तीनों में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला है। तो हम 3 का आपको बता रहे हैं और अपना घर पे आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर Fe, हमें Fe का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम,
इसका हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, AR हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4s2 18 हो गए, 220 और 3d 6 हो गया यहाँ से, ठीक है, 3d 6 हो गया। अब या फिर जब 2 प्लस में कन्वर्ट हो, सॉरी Fe 3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो Fe 3 प्लस में जब कन्वर्ट होगा तो AR और क्या हो जाएगा 3d 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 खाने बन गए, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 हैं। फार्मूले में हम पुट करते हैं अंडर रूट, आपका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ से mm दिखा देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पर mm इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 इन ब्रैकेट 5 + 2 इक्वल, ये आपका देखो 5 और 7 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, वो भी अंडर रूट में। समझ में आया ना। 5 रूट कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट निकालने के लिए आपको 8 में इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और इस तरह एकदम आसानी से करना चाहें तो ये लगभग किसके करीब है, देखिए 6 6 जा 36 होता है, तो ये लगभग में आपका 6 के करीब है, लेकिन पर ये उससे छोटा है। तो 5 से आइए तो 5 पॉइंट कुछ आएगा आपका, तो 5 पॉइंट हम मान लेते हैं ये आपका 98 है, क्या मान लेते हैं 5.98 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। इतना लमसम में इतना आ जाएगा, क्योंकि ये 6 से कुछ छोटा है 35 है, तो 5.98 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं दूसरा वाला, ये तो पहला था आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे में हमारा कितना दिया गया है, आपका दिया गया है Ni2+, Ni2+, ये आपका Ni2+ दिया गया है यहाँ से। तो यहाँ से पहले निकिल का जो है आपका एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो AR आर्गन 18 हो गया, 3d8 और 4s2। तो देखिए 18 और 2 आपका कितना हो जाएगा 28, 18 हो गया, सॉरी 18 2 20 और 8 28 हो गया, कितना हो गया 28, तो निकिल का हो गया। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से Ni2+ बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया AR, और आपका बन गया ये 3d8। अब देखते हैं इसमें कितना आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ही हम बना लेते हैं फिर बॉक्स, तो 1 4, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं आपके 2 आ रहे हैं। तो फिर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो m इक्वल, फिर वही फार्मूला रखिए n+2 बोहर मैग्नेटॉन, क्या होता है बोहर मैग्नेटॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 2 अंदर 2, ये आपका क्या हो गया 2 2 4 और 8 हो गया, अंडर रूट 8, ठीक है, समझ में आ गया, अंडर रूट 8 हो गया। अब देखिए ये 3 3 जा 9, आप कैसे निकालेंगे, देखिए 3 3 जा 9, लेकिन पर उससे कुछ ये छोटा लग रहा है, तो उससे कुछ छोटा लग रहा है, तो ये लगभग 2.828 बोहर मैग्नेटॉन होगा। भाई उससे कुछ छोटा लग रहा है कि नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 2.82 बोहर मैग्नेटॉन। 2 से भाई 3 से कुछ, भाई देखिए 3 3 जा 9 होता है और 8 है, तो 8 से 1 कम है, तो यहाँ पर आप 3 से 1 कम ले लीजिए, 2 ले लीजिए। फिर उसके बाद उसमें मतलब कि थोड़ा हाई होगा, मतलब कि ज़्यादा होगा, तो उसमें पॉइंट लगा के कुछ लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लमसम में आ जाएगा, लगभग में आएगा, ठीक है, आपका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, 2.82 बोहर मैग्नेटॉन। अब देखिए, अब यहाँ पर हम Cu+ का निकालते हैं, कितना निकालते हैं Cu+ का, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, Cu+ का, हाँ बढ़िया से
ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए Cu+ का निकालना है। Cu+ का निकालने के लिए पहले Cu का हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 29 होता है। ठीक है, कितना होता है आपका, 29 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 होता है तो यहाँ पर देखिए ये Ar 3d10 और 4s1 होगा। ये आपका एक्सेप्शन में आता है ना, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपवाद माना जाता है जिसे। ठीक है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तभी तो Cu+ बनेगा। तो यहाँ से देखिए Ar 3d10 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10 पेयरिंग। अब यहाँ पर देखिए कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं है, सब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0, खत्म। Cu+ में कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ही नहीं, डायमैग्नेटिक होगा भाई ये तो। ठीक है, तो यहाँ से आप मैग्नेटिक मूवमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या हो गया, ये मैग्नेटिक मूवमेंट ही नहीं होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ही नहीं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अपने घर पे जो भी आपकी किताब होगी उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, आपके कुछ एक्सरसाइज दी होगी, तो आप वहाँ से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई ये Cu एक्सेप्शन केस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो Cu+ का भी पूछ सकता है, तो ऐसे ऐसे करके पूछ सकता है। तो आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, आप जल्दी से निकाल कर दे सकते हैं। और फार्मूला याद कर लीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है, √n(n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, हम उसे बता देते हैं और आज जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट का हमारा क्वेश्चन क्या है, Which should be a better oxidizing agent, Cu2+ और Cu3+ in water। हमें इन दोनों में बताना है कि आपका सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा वाटर में। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एलिमेंट का, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका बेस्ट या बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा, यहाँ से हम लिख देते हैं जितना ज़्यादा आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज़्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, उतना ज़्यादा क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उतना बेटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पर देखिए Cu2+ में है और वहाँ पर यहाँ पर Cu नहीं है, CO2+ है और CO3+ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, CO3+ का। तो CO3+ क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा किससे, Cu2+ से। तो यहाँ पर आपका Cu3+ इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन किससे, CO2+ से, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन CO2+। किसकी वजह से, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका जो CO2+ है, CO2+ है, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल CO2+ का
ये आपका होता है -0.28 वोल्ट होता है, और CO3+ का ये आपका होता है 1.80 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर CO2+ का आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, -0.28, और आपका CO3+ का 1.80 वोल्ट हो गया। ठीक है, 1.80 वोल्ट हो गया। अब तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो ये CO3+ होगा, CO3+ क्या होगा, इन एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, ये जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, और जो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस कारण से भी क्या होगा, CO3+ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, किससे, CO2+ से। तो ये दो आपके रीजन थे जिससे CO3+ क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है CO2+ के कंपेयर में। तो ये था हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं आप लोग उसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने घर पर भी, जैसे मैंने बोहर मैग्नेट्रॉन वाला बताया था ना कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।